आज हम जिन 3 आदतों की बात इस वीडियो में करने जा रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए ये आदतें आपका पूरा जीवन बदल कर रख देंगी। क्योंकि मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो या फिर जापान के सबसे बड़े निवेशक, इन सब की दौलत के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसे स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता। आज हम आपके सामने खोलने वाले हैं जापान की वो 3 पैसों की आदतें जो सदियों से वहां के आम नागरिकों को भी अमीर बनाती आई हैं। समझिए इस फर्क को। जिनके पास दौलत है उनके लिए पैसा एक ऐसा बीज है जिसे वो बार बार बोते हैं और फसल काटते हैं, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने का एक साधन बनकर रह जाता है। बीते कुछ हफ्तों में हमारी रिसर्च टीम ने जापान के आर्थिक इतिहास, वहां के मध्यम वर्ग की बचत आदतों और वहां के सबसे सफल निवेशकों के व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया है, और जो पैटर्न हमें मिले वो चौंकाने वाले हैं। अब 2 सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बर्नार्ड अर्नो, जिनके पास लग्जरी की हर चीज खरीदने की ताकत है, आखिर वो अपनी निजी जिंदगी में इतने संयमित और सादगी भरे फैसले क्यों लेते हैं? दूसरा, जापान, जिसके पास कोई बड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं, वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना, जबकि कई संसाधन संपन्न देश आज भी संघर्ष कर रहे हैं? इन दोनों सवालों के जवाब आगे बताई जाने वाली 3 आदतों में ही छुपे हैं। एक विचार प्रयोग कीजिए, अगर दुनिया के सारे अरबपतियों की दौलत छीनकर हर इंसान में बराबर बांट दी जाए तो कुछ ही सालों में ये दौलत वापस उन्हीं अरबपतियों के पास लौट आएगी। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल और माइंड स्टाइल में एक बुनियादी फर्क होता है, और यही फर्क तय करता है कि पैसा किसके पास टिकता है। इस वीडियो के अंत में हम आपके साथ एक बड़े भारतीय बिजनेस इवेंट को डिकोड करेंगे और वहां से एक ऐसा सबक निकालेंगे जो सैकड़ों किताबें भी नहीं सिखा पाती। लेकिन अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय अवसर खो सकते हैं। अब आओ मुद्दे पर। हैबिट नंबर 1। 1995 में जापान में आए कोबे भूकंप ने हजारों परिवारों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर दिया था। जिन परिवारों के पास आपातकालीन बचत, बीमा और वैकल्पिक योजना थी, वो कुछ ही महीनों में दोबारा खड़े हो गए। लेकिन जिन्होंने सोचा था कि कल कभी नहीं आएगा, वो दशकों पीछे चले गए। कोबे के उस भूकंप में जिन परिवारों के पास कोई स्पेयर टायर नहीं था, यानी कोई इमरजेंसी फंड, कोई वैकल्पिक आय का जरिया, वो सड़क पर आ गए। यही वजह है कि जापान में आज भी हर घर में एक अलिखित नियम चलता है, आपातकाल के लिए हमेशा कुछ अलग रखो। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं, ये एक मानसिकता है जो आपको हर तूफान से पहले छाता बांधना सिखाती है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, और यहीं छुपा है हमारे पहले सवाल का जवाब। बर्नार्ड अर्नो जैसे लोग, जिनके पास दुनिया की सबसे महंगी चीजें खरीदने की ताकत है, वो अक्सर सबसे सादा गाड़ी में सफर करते नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि असली अमीर लोग एक बुनियादी सिद्धांत समझते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो खरीदना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी और बाइंग पावर में एक महीन लकीर होती है, और यही लकीर अमीर और मध्यम वर्ग को अलग करती है। दूसरी तरफ देखिए, जैसे ही मध्यम वर्ग के हाथ में पहली सैलरी आती है, वो सबसे पहले ईएमआई पर एक महंगा फोन, एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि ये उनकी हैसियत दिखाएगा। लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा जाल है जो अगले 3-4 साल तक उनकी हर महीने की कमाई को जकड़ लेता है। जापान के प्रसिद्ध निवेशक और मिनिमलिज्म के जनक कहे जाने वाले फूमियो सासाकी का एक मशहूर विचार है, जितनी कम चीजों पर आप निर्भर होंगे उतनी ज्यादा आजादी आपके पास होगी। कर्ज पर खरीदी गई शान असल में शान नहीं, एक देनदारी है जो चुपचाप आपकी नींदें चुराती है। अब बात करते हैं तीसरी और सबसे गहरी आदत की, जो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी देती है। सोचिए, नाइजीरिया के पास जितना तेल का भंडार है उतना शायद ही किसी और अफ्रीकी देश के पास हो। फिर भी दशकों की राजनीतिक अस्थिरता और अनियंत्रित खर्च ने उसे गरीबी में धकेल दिया। दूसरी तरफ नॉर्वे, एक ऐसा देश जिसने अपने तेल से हुई कमाई को खर्च करने की बजाय एक विशाल सॉवरन वेल्थ फंड में निवेश करना चुना। आज नॉर्वे का ये फंड $1 ट्रिलियन से भी ऊपर पहुंच चुका है, और हर नॉर्वेजियन नागरिक परोक्ष रूप से 1 करोड़पति है। यही फर्क जापान के आम नागरिकों में भी दिखता है। वहाँ बचत सिर्फ एक आदत नहीं, एक धार्मिक अनुशासन जैसी मानी जाती है। जो पैसा लॉकर में बंद पड़ा रहता है वो सिर्फ एक धरा हुआ कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन जो पैसा सही जगह निवेशित होता है वो एक चुंबक बन जाता है जो अपनी तरफ और दौलत खींचता है। और अब चौथी सीख, जो शायद सबसे साहसी है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में जब पूरी दुनिया के बाजार धराशायी हो रहे थे और आम निवेशक डर के मारे अपने शेयर बेच रहे थे, तभी वॉरेन बफेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों में भारी निवेश किया जब बाकी सब भाग रहे थे। बफेट का वो मशहूर सिद्धांत, डरिए जब बाकी लालची हों,
और लालची बनिए जब बाकी डरे हुए हों, यहीं से निकला। अब इसे भारत के संदर्भ में देखिए, क्योंकि यहीं सबसे बड़ा सबक छुपा है। मार्च 2020 में जब कोरोना महामारी की खबर आई तो भारतीय शेयर बाजार महज कुछ हफ्तों में करीब 40% तक गिर गया। सेंसेक्स धड़ाम से नीचे आया, टीवी चैनलों पर हाहाकार मचा और लाखों निवेशकों ने घबराकर अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर दिया। ये ठीक वही पल था जब बाकी सब डरे हुए थे, लेकिन जिन समझदार निवेशकों ने अपनी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उस गिरावट के दौरान भी बंद नहीं की, बल्कि उसे जारी रखा, वो एक चुपचाप चलने वाली क्रांति का हिस्सा बन गए। सोचिए, जो निवेशक हर महीने 15,000 रुपए की SIP उस समय भी डाल रहे थे जब बाजार सबसे नीचे था, वो असल में सबसे सस्ते दामों पर सबसे ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे थे। अगले 2-3 सालों में जैसे ही बाजार ने रिकवरी की, वही यूनिट्स 2 गुने से भी ज्यादा वैल्यू पर पहुंच गईं। यही वजह है कि आज भारत में हर महीने SIP के जरिए 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हो रहा है और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। ये कोई संयोग नहीं, ये उसी मानसिकता का नतीजा है जो वॉरेन बफेट के सिद्धांत में छुपी है। बाजार की गिरावट समझदार निवेशक के लिए खतरे की घंटी नहीं, बल्कि खरीदारी का सबसे बड़ा मौका होती है। अब वापस चलते हैं उस वादे पर जो हमने शुरुआत में किया था। पिछले साल जब अंबानी परिवार की शादी हुई तो करोड़ों रुपए खर्च होने की खबरें हर जगह छाई रहीं। बहुत से लोगों ने इसे फिजूल खर्ची कहा, लेकिन असल गणित समझिए, ये खर्च नहीं था, ये एक सोची समझी ब्रांडिंग रणनीति थी। हर मेहमान, हर मीडिया कवरेज, हर वायरल पल रिलायंस के ब्रांड वैल्यू में अरबों जोड़ रहा था। ये पैसा एक बिजनेस एसेट की तरह काम कर रहा था, जो आने वाले सालों में कई गुना होकर वापस आना तय था। अब सोचिए, अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार इसी भव्यता की नकल करने के लिए लोन लेकर एक बड़ी शादी करे, तो उसके लिए ये कोई एसेट नहीं, एक लंबा आर्थिक जाल बन जाता है। अगले 5 से 7 साल सिर्फ EMI चुकाने में निकल जाते हैं, जबकि कोई रिटर्न वापस नहीं आता। यही वो फर्क है जो असली अमीरी और नकली दिखावे के बीच लकीर खींचता है। हमारा मकसद यहाँ आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हमारा मिशन है एक ऐसा भारत बनाना जहाँ हर नागरिक अपने पैसों को लेकर उतना ही जागरूक हो जितना जापान या नॉर्वे के नागरिक हैं। जब हर घर वित्तीय रूप से मजबूत होगा, तभी हमारा देश असल मायनों में समृद्ध कहलाएगा। ये सारी बातें, ये सारे आंकड़े और ये सारी मिसालें सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो आज आपके सामने खड़ा है। सच तो ये है कि अमीर बनना कोई किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि आपके द्वारा हर दिन लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों का सीधा नतीजा है। रोज सुबह जब आप उठते हैं तो आप एक चुनाव करते हैं। आप तय करते हैं कि आप बर्नार्ड एर्नो की सादगी चुनेंगे या फिर कर्ज के जाल में फंसी वो झूठी शान। आप तय करते हैं कि आपका पैसा आपके लिए गुलाम की तरह काम करेगा या फिर आप खुद ताउम्र पैसे के गुलाम बने रहेंगे। याद रखिए, दुनिया की कोई भी सरकार या कंपनी आकर आपको अमीर नहीं बनाएगी, ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आज इस वीडियो को देखते हुए आप एक बड़े चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता उसी पुरानी भेड़चाल की तरफ जाता है जहां दिखावा है, महंगी EMI है और महीने के आखिर का तनाव है, जबकि दूसरा रास्ता जापान के उस कड़े अनुशासन की तरफ जाता है जो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आगे चलकर आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो वित्तीय आजादी देता है जिसका सपना हर इंसान देखता है। फैसला पूरी तरह आपका है। अब आपसे 2 सवाल। पहला, सोचिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए, पिछले 1 साल में आपने कौन सी ऐसी चीज EMI पर खरीदी जो सिर्फ दिखावे के लिए थी, जरूरत के लिए नहीं? और दूसरा, क्या आपके पास आज एक ऐसा इमरजेंसी फंड है जो बिना किसी सहारे के आपको अगले 6 महीने तक संभाल सके? अपने जवाब बिना किसी झिझक के कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। और ऐसी ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की सटीक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।